जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गंगा गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो एंशियंट हिस्ट्री है यानी प्राचीन भारत का इतिहास है, उसे ऑनलाइन और फॉर्मेट में। आप सोचेंगे इतनी छोटी वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री कैसे कंप्लीट हो सकता है, तो आपका सोचना भी जायज़ है, क्योंकि अगर मैं चैप्टर वाइज क्लास लूँ तो 40 से 50 घंटों के बीच का क्लास होगा जो एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कराएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन उतना समय नहीं होता है। कोई एग्जाम देने जा रहे हैं आप, चाहे बिहार पीसीएस का देने जा रहे हैं, बिहार एसएससी देने जा रहे हैं, या फिर यूपी का पेट देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम जहां हिस्ट्री पूछा जाता है, तो आप चाहेंगे कि रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए एग्जाम के 2-3 दिन पहले। तो उसके लिए ये क्वेश्चन जो ऑनलाइनर फॉर्मेट में मैं तैयार किया हूँ, जो विविध परीक्षाओं में बार बार पूछे गए, मैं खुद इसको नोट्स के फॉर्मेट में बना के रखा था और बार बार एग्जाम देने से पहले एक बार रिवाइज करता हूँ। क्योंकि देखिए, जब चीजें रेगुलर वे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे, उसे आप गलत करेंगे तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। खास करके जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे यही कहेंगे, आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जुड़ जाइएगा और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा आपको तो पीडीएफ मिल जाएगा। पहले हम देखते हैं कैलीग्राफी कहते हैं, कैलीग्राफी किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न है। सुलेखन इंग्लिश वर्ड होता है कैलीग्राफी, उसका सुलेखन बहुत ही जो अच्छे से लोग लिखते हैं, बहुत ही उनकी सुंदर हैंड राइटिंग होती है, उसे कैलीग्राफी करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में भी कैलीग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लोग कैलीग्राफी को पढ़ते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया गया कि कैलीग्राफी किसे कहते हैं, तो सुलेखन को कहते हैं। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। पुरालेख मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन। जो शिलालेख होते हैं उनके अध्ययन करने की जो विधि होती है उसको कहते हैं पुरालेख विद्या। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम स्लाइड को डाउन करेंगे और ये, हाँ चलिए यहां देखते हैं। मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था। तो मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल था। वहीं से मानव अस्तित्व का हम अध्ययन करते हैं कि मानव का अस्तित्व कैसे हुआ, कैसे उसने जीवन यापन किया, कैसे सारी चीजें चलती आई हैं। क्रमागत रूप से हमने देखा मानव इतिहास। तो उसमें सबसे पहला चरण आता है पूरा पाषाण काल का। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। तो कांस्य युगीन सभ्यता है। आपने देखा कि कांसे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में लोग करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ लोहे का प्रमाण हमें नहीं मिलता है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, इसलिए हम इसे लौह युगीन सभ्यता नहीं कहेंगे। वही वैदिक काल में लौह मिलता है तो उसे हम लौह युगीन सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आ जाता है कि जो हड़प्पा काल के लोग थे वो लोहे से परिचित थे या नहीं थे। तो लोग नहीं परिचित थे, लोहे का उनको जानकारी नहीं मिलती है। वही वैदिक काल में उनको जब पता चलता है लोहे के बारे में तो जंगलों की कटाई होती है और गंगा घाटी क्षेत्र तक विस्तार होता है, महाजनपद काल आता है। ये सारी चीजें हम विस्तार में अगर एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास लेंगे तो वहां पता चलेगा, लेकिन अभी ऑनलाइनर फॉर्मेट में चीजें आपको समझा रहे हैं। गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। तो लोथल एक स्थान है जो गुजरात का, वहां पे आपको हड़प्पा सभ्यता के अवशेष देखने को मिलेंगे। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहां आकर बसे थे। तो भारत में जो आर्य आए वो आकर बसे थे सिंधु घाटी क्षेत्र में, यानी सिंधु नदी के आसपास उन्होंने बसने का निर्णय लिया था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यहाँ खोज जो यह खोज है कहाँ से प्राप्त हुई है। तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, यानी जो पैमाने होते हैं उनकी खोज हड़प्पा से हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा सारे हाँ, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का प्रयोग किया गया है। तो टेराकोटा का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में किया जाता रहा है। आप सोचेंगे टेराकोटा होता है, जैसे कोई मिट्टी है, मिट्टी से हम आकृति बनाएंगे। जैसे गांव में दिए वगैरह भी बनते हैं, दिवाली आ रहा है तो दिए बनेंगे, तो आकृति बनाएंगे और उसको हम मिट्टी के जो लकड़ी के माध्यम से हम उसको पका लेंगे। तो इसमें पकने के बाद उसकी जो आकृति होती है काफी निखर के आती है। उस पर लोग पेंटिंग भी करते हैं। जैसे अभी गोरखपुर आप क्षेत्र में जाएंगे तो गुलहरिया थाना क्षेत्र स्पेशल जीआई टैग है। गोरखपुर के जीआई टैग मिला है किसको, गोरखपुर को। किस चीज के लिए जीआई टैग मिला है, टेराकोटा। टेराकोटा मतलब मिट्टी के वस्तुओं बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, हाथी बनाते हैं, पशु कोई बना लेंगे या इंसान भी बनाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां बन जाती हैं। तो टेराकोटा मतलब होता है मिट्टियों को पकाकर बनाए गए वस्तुएं। ठीक है, तो उनका मुद्राओं का निर्माण मुख्य रूप से हड़प्पा काल में क्या होता था, टेराकोटा से होता था।
सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय इनका कृषि हुआ करता था। अपवाह तंत्र के निर्माण में सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? जो अपवाह तंत्र मतलब क्या होता है? नदियां होती हैं, उसमें नदियों की कनेक्टिविटी होती है, छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, इसे बहुत सारे अपवाह तंत्र कहते हैं, इसमें आकर नदियां मिलेंगी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपवाह तंत्र का सबसे पहले क्या किया था? निर्माण किया था। ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड बोलते हैं जिसको, एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो एकमात्र सिंधु स्थल था लोथल, जहां पे हमें बंदरगाह यानी क्या बोलते हैं, गोदी, डॉकयार्ड बोलते हैं, देखने को मिलता है। मैंने लोथल बताया आपको, आप कमेंट करके बताइए लोथल कहां पे है। अभी ऊपर ही मैंने बताया है किस राज्य में है लोथल। चलिए हम इसको थोड़ा सा, चलिए सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो देखिए सिंधु घाटी के घर ईंटों से बनाए जाते थे, और पक्की ईंटें भी होती थी, कच्ची ईंटें भी होती थी। ज्यादातर ये लोग पक्की ईंटों का निर्माण करना सीख चुके थे और उसी से घर का निर्माण करते थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो ये शहरी इनका नियोजन था, काफी अच्छी वेल सेटल प्लानिंग हुआ करती थी इनके शहरों की, तो ये लोग शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? व्यवस्थित शहरी जीवन। यानी आप देखिए एक ऐसा सभ्यता है जिसमें समकोण पे आके ऐसे ऐसे रोड कटते हैं और ऐसे सेटलमेंट बनाए, घर ऐसे ऐसे बन गया है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है कि अव्यवस्थित लगेगा। यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था है, शौचालय है, स्नानागार है, बहुत सारी सुविधाएं, और जो नालियां हैं वो ढकी हुई हैं। तो एक व्यवस्थित शहरी जीवन था जो आज वेल सेटल प्लानिंग हो। जैसे आप चंडीगढ़ को देखेंगे तो मुझे चंडीगढ़ एक ऐसा शहर लगता है जो बहुत ही व्यवस्थित रूप से बसाया गया है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे आप सोचिए 5000 लगभग 5000 साल पहले ऐसी स्थिति हमको देखने को मिलती है, 4000 से 5000 के आसपास, कि लोगों ने इतना अपने आप को डेवलप कर रखा था। सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, कैसे बनाते थे? पक्की ईंटों का, मैंने शुरू में ही बताया आपको कि पक्की ईंटों का ये निर्माण करना सीख गए थे। वैसे ही जैसे टेराकोटा बनाते थे यानी मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का कोई सामान बनाते थे, खिलौना बनाते थे, तो वैसे ही ईंटों को इन्होंने बनाया, देखा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है तो इसका प्रयोग करने लगे। सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो चौड़ी और सीधी गलियां होती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर सभ्यता थी, आपको बताया। प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट कहां से हुए? हड़प्पा सभ्यता से धातु से बने सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो बंदरगाह मैंने बताया लोथल जो था इनका बंदरगाह था, और गुजरात में पड़ता है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किस देवता को पूजा की जाती थी, या कौन सी पूजा करते थे? तो पशुपति देवता थे इनके, उनकी पूजा किया करते थे जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात है, चित्राक्षर है, ऐसे ऐसे करके चित्र बना दिए हैं वो लोग, और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये एक चित्रात्मक लिपि है, और अभी ये नहीं जानते कौन सी लिपि है, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं जा चुका है, तो कैसे हम बता दें। विशाल स्नानागार कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है, वहां से हमें देखने को मिला है जो विशाल स्नानागार है। भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत कौन सा है? तो वेद है। अब वैदिक काल में हम आ गए, वेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अगर स्रोत देखा जाए तो वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, आपको पता है 4 वेद हैं। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा? ये प्रश्न बहुत पूछा गया। शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का सबसे कहें तो महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, शुल्ब सूत्र जिसको बोलते हैं। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हाँ, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? देखिए पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आपको ये नहीं भूलना है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की रचना है। राष्ट्रीय प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऐसे प्रश्न अभी रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कितने लोग को नहीं पता होगा उनको भी ध्यान रखना है। मुंडकोपनिषद से ये शब्द लिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण किसने लिखी है? तो पाणिनि ने सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण की रचना की है। योग दर्शन के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो पतंजलि योग दर्शक के पथ प्रदर्शक हैं। उत्तर वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये भी लोग कृषि कर रहे थे, उत्तर वैदिक लोग। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे।
किसको ऋग्वेद में नहीं जाना जाता था? वर्ण प्रथा को ऋग्वेद में नहीं देखा गया है, ऋग्वेद की रचना में। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो तमिलनाडु के जो इतिहास है उसको संगम युग कहा जाता है। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में जो उल्लेख मिलता है? तो उत्तर मेरेरू ये शिलालेख है। यहाँ पे आपको चोल वंश के ग्राम प्रशासन के बारे में, प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है और बहुत ही सुव्यवस्थित प्रांतीय प्रशासन होता है चोल वंश का, हम पढ़ते हैं तो ठीक है। तो इसको डिटेल में जब हम हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे तो हाँ बताएंगे, अभी वन लाइनर फॉर्मेट में जान लीजिए। उत्तर मेरेरू शिलालेख में हमें मिलता है कि प्रांतीय और ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी चोल शासनकाल का सॉरी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। अरिकामेडु जो क्षेत्र था वो संगम काल में व्यापार में जो रोमन व्यापार का केंद्र था। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र अरिकामेडु बोलते हैं जिसको। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था, जो चालुक्य वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था, बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट आते हैं, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम का निर्माण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने ये गंगैकोंडचोलपुरम का निर्माण किया, ये नई राजधानी बनी चोलों की। ठीक है, राजेंद्र प्रथम बहुत ही प्रतापी शासक रहा है चोल वंश का, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे जब डिटेल में तो आपको समझाएंगे। अभी आप ऑनलाइनर फॉर्मेट में चीजें याद रखिए कि गंगैकोंडचोलपुरम जो है राजधानी किसने बनाई थी? राजेंद्र प्रथम ने। चोल के स्थानीय स्वशासन में कितने प्रकार की सभाएं थी? तो 3 प्रकार की सभाएं होती थी चोल के स्थानीय प्रशासन में। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था। आज भी वहां पे आप जाएं, अगर आपको समय मिलता है तो एक बार जरूर जाएं ऐसे स्थलों पे जहां पे आपको जाके एक अलग ही स्पिरिचुअलिटी का फील होता है। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, महावीर की माता कौन थी? तो माता का नाम इनके त्रिशला था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों की जो रचना हुई है, जो पिटक रहे हैं 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक रहे हैं, उनकी रचना पाली भाषा में हुई है। आजीवक एक संप्रदाय था, ये किसके समसामयिक था? यानी समकालीन किसके था? बुद्ध के समकालीन आजीवक संप्रदाय था। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, यह किस धर्म से संबंधित था? तो नालंदा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्षेत्र था, एक शिक्षा का केंद्र था। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो त्रिपिटक कहते हैं। जो बौद्धों के 3 ग्रंथ हैं उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलिए। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने क्या कहा? अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो ये बुद्ध ने कहा कि 8 मार्ग हैं जो आपके दुखों का अंत कर सकते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, ये कौन से थे? स्त्रियां और शूद्र। ये दोनों को जोड़ने से इनकी स्थिति काफी जो प्रभावकारी हुई, इनकी स्थिति काफी दयनीय थी। तो बौद्ध धर्म के साथ इनके जुड़ने से इनकी स्थिति में उभार आया। जो इनका पिछड़ापन था, इनको दबाया जाता था, उससे इन्होंने अपने आप को मुक्ति पाई। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो प्रयुक्त लिपि थी वो कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि में आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखी जाती थी प्राचीन काल में। बौद्ध धर्म में बुल यानी वृषभ का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंध रखता है? तो उनके जन्म से जो बैल है या वृषभ है संबंध रखा जाता है। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? ज्ञान की प्राप्ति, यानी बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, तो उसी से आपका संबंध है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह में प्रथम बौद्ध जो परिषद थी या संगीति कहते हैं वो आयोजित की गई थी। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बिंबिसार और प्रसेनजीत 2 ऐसे शासक थे जो बुद्ध के समकालीन थे। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? यानी जो महायान बुद्धवाद था उसका पोषक कनिष्क था। ठीक है। जब चौथी संगीति होती है कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन, कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन, तो वहां पे महायान और हीनवान 2 क्षेत्र में बढ़ जाते हैं, तो महायान का पोषक कनिष्क बनता है। बुद्ध के प्रथम वचन को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो उन्होंने कहाँ पे दिया था? ऋषिपत्तनम सारनाथ से, जो आज का सारनाथ है उसको ऋषिपत्तनम बोला जाता है।
प्राचीन काल में। लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? तो अशोक, जो डायरेक्ट लोगों से करता है। उसके जो शिलालेख होते हैं उसमें भी संबोधन प्रजा से राजा का होता है डायरेक्ट। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो जो प्राकृतिक भाषा थी वो मागधी थी, जिसके माध्यम से वो लोगों से ज्यादा जुड़ाव कर सके, ये प्रयास किया गया। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। सांची में स्थित विशालतम जो स्तूप है किस काल का माना जाता है? तो मौर्य काल के जो स्तूप है सर्वाधिक है सांची में। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, स्लाइड चेंज करेंगे। हाँ, किस व्यक्ति का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य शासक जो अशोक था राजा, उसने या उन्होंने इस उपाधि को धारण किया था, देवनाम प्रियदर्शी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो इन्होंने तक्षशिला से अपनी पढ़ाई की थी, यानी यहाँ के ये छात्र रहे थे। और ये तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है और वहां पे उसके अवशेष थोड़े बहुत मिलते हैं। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार जो है वो मगध के उत्थान के लिए क्या था? उत्तरदायी था। अशोक ने किस बौद्ध साधु को प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त को देखकर उन्होंने प्रभावित हुए और उसके बाद उन्होंने अशोक धर्म को ग्रहण किया, अशोक ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो जो मेगास्थनीज था यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो जैन धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और श्रवण बेलगोला में जाके अपना प्राण त्याग करते हैं और जैन धर्म अपना लेते हैं अपने जीवन के अंतिम चरण में। चंद्रगुप्त मौर्य, आपको याद रखना है। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलालेख, जो इनका 13वां शिलालेख है अशोक का, उस पे आपको स्पष्ट वर्णन मिलेगा कलिंग युद्ध का। एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया था? तो धर्म महामात्रों को नियुक्त किया कि बुद्ध का आप धर्म प्रचार करो, तो उनको कहा गया धर्म महामात्र। किसने पहली बार, ठीक है, भारत में 7 जातियों का अस्तित्व का स्वीकार किया? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मेगास्थनीज कहते हैं कि भारत में 7 जातियां हैं, ठीक है, इनके द्वारा ऐसा वर्णन मिलता है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको नकारा जाता है। इंडिका किसने लिखी? तो ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने लिखी थी, फिर भी जिसको नहीं पता है उनको याद रहना चाहिए। मौर्यकालीन राजनीति शास्त्र के ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर प्रशासन किया? तो शुंग वंश के द्वारा जो मगध वंश का सत्ता है हथिया लिया जाता है। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो शिलालेख है अशोक का 13वां, वहां पे हमको डिटेल में जानकारी मिलती है जो कलिंग युद्ध है उसकी। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो कनिष्क है, ये कुषाण वंश का शासक था, इसको द्वितीय अशोक माना जाता है। भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने के लिए प्रथा है प्रारंभ की थी? सातवाहन है, और सातवाहनों के द्वारा ऐसा ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को मुक्त ग्राम देने की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाली शक संवत किसने प्रारंभ की थी? तो शक संवत होता है कनिष्क के द्वारा प्रारंभ, ठीक है। ये कुषाणों द्वारा भी अगर आपको विकल्प मिले तो आप कुषाण मानेंगे, क्योंकि कुषाण वंश का ही शासक था कनिष्क। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने शुरू किया था यवनिका। ये शब्द देखो, ऐसे आपको यूपीएससी में डायरेक्ट यवनिका शब्द पूछ लेता है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों ने किया था। चलिए, गांधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? शक एवं कुषाण, इन्होंने ही गांधार चित्रकला को पोषित किया और इन्हीं के शासनकाल में ये फला और फूला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का क्या कारण था? वहां का गांधार कला जो वहां का तक्षशिला का प्रमुख कारण बना उसके परिचय का। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? हिंद एवं शासकों के द्वारा प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई।
भारतीय और यूनानी कला के अभिरक्षणों के समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो गांधार शैली थी, जो यूनानी और भारतीय कला का मिक्स होती है। एक सेकेंड। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक आप कनिष्क के राज चिकित्सक थे और इनका एक चरक संहिता आयुर्वेद के ये जनक है। और बहुत सारी ये भस्म की भी जानकारी देते हैं, चांदी सोना वगैरह मिक्स करके भस्म की जो जानकारी मिलती है चरक संहिता में, काफी इनका एक प्रभाव रहा है आयुर्वेद के क्षेत्र में चरक। तो ये कनिष्क के शासन काल में रहा करते थे, उनके राज वैद्य थे। वह महान कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो कनिष्क ही था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राज प्रथम चोल वंश का प्रथम जो कहें तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रतापी राजा था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में पहले किसके यहाँ काम किया? तो मौर्यों के यहाँ, यहाँ देखिए, मौर्यों के यहाँ सातवाहन काम करते थे, उसके बाद उन्होंने अपना सत्ता अधिकार किया। चित्रकला में गांधार शैली के सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय ने चित्रकला में गांधार शैली का सूत्रपात किया। और थोड़ा सा चलिए नीचे। गांधार कला, गांधार किस काल में, जो गांधार की कला थी वो किस काल में विकसित हुई? तो कुषाणों ने इसको संरक्षण दिया, तो कुषाण काल में ही ये विकसित होगा। कनिष्क के शासन काल में रहने वाला मुख्य साहित्यकार कौन था? तो वसुमित्र और अश्वघोष है, इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं। तो आपको कनिष्क के शासन काल में रहने वाले दो वसुमित्र और अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो आपको बताया कनिष्क ने करवाया था चौथी, और कुंडलवन जो कश्मीर का क्षेत्र था वहां पे हुआ था। और यही महायान और हीनयान का दो बंटवारा हो जाता है बुद्ध धर्म का। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, जिसे पेशावर में आज वर्तमान में पेशावर क्षेत्र है, कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी। शक संवत किसने और कब शुरू किया? ठीक है, कनिष्क ने 7800 ईस्वी में शक संवत, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत ही मानता है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि कवि कालिदास थे। और इनकी अभिज्ञान शकुंतलम हो, मेघदूतम हो, ये सारी रचनाएं काफी प्रसिद्ध रही हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो श्री गुप्त जो गुप्त युग का प्रवर्तक माना जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। और बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये पूछा गया है। गुप्त, देखिए अभी यूपी SSS के बारे में मैं बात करूं तो यूपी SSS का पेपर आप चाहे लेखपाल का पेपर देख लीजिए, और हाल में एक पेपर और हुआ था, वो काफी मतलब अभी स्टैंडर्ड लगभग ऐसा कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन जो कट ऑफ होगी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही मतलब मीडियम लेवल या इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो आपको छोटी छोटी चीजें गलत नहीं करनी है। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो ये आर्यभट्ट थे, जो गुप्त शासन काल के दौरान थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत में आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त ने हुड़ों के पराजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हुड़ों को हराकर उनका प्रवेश वर्जित किया था। चलिए, किसको अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मृच्छकटिकम के जो रचनाकार हैं वो कौन है? शूद्रक है। उत्तर रामचरित नाटक के जो रचयिता है भवभूति है, भवभूति, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई लोगों से तो बनता ही नहीं क्वेश्चन ऐसा। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति, भवभूति। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? जैसे चरक थे, उसके बाद आए धन्वंतरी, और ये बहुत ही बड़े चिकित्सक माने जाते हैं, और शल्य चिकित्सा का भी इनको श्रेय जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, यानी गुप्त वंश का महान सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। थोड़ा सा हम इसको स्लाइड को ऊपर करते हैं। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग, देखिए स्वर्ण युग संस्कृति की बात करें, कला की बात करें तो गुप्त काल को ही माना जाता है, आपको याद रखना है। स्वर्ण युगीन सभ्यता कह सकते हैं इस काल को, ठीक है। हरिशेण के राजा का राजकवि कौन था? समुद्रगुप्त।
सॉरी, हरिशेन किसके राज दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श देने किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे और अपना परामर्श देते थे। फायान ने भारत की यात्रा किस काल में की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में फायान ने अपनी यात्रा की। देखिए, जैसे दो यात्री बहुत महत्वपूर्ण है, पहला होता है फायान, दूसरा होता है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया और फायान किसके शासनकाल में आया? बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। फ से फायान आपको याद रख लेना है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आएगा। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, यानी ह्वेनसांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के। तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे इन दोनों में, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे परेशान रहते हैं। तो आपको ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन याद रखना। उसका दूसरा जो बचा फायान, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर की सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित लोग रहे हैं। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। ऋतु संहार के लेखक, देखिए कालिदास की ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, या फिर क्या बोलते हैं, देखिए मेरे दिमाग से उतर गया, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए कि इनकी ही है। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासन काल में आया था? तो आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था फायान। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धियां हैं? तो समुद्रगुप्त का जो स्तंभ लेख है इलाहाबाद में देखने को आपको मिलेगा। अकबर का किला है, वहीं पे अंदर रखा गया है। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यही समुद्रगुप्त है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। ठीक है, ये रिपीट हो गया। प्राचीन जो सिक्के हैं उस पे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, हिंदू राजा कौन है? यानी बीड़ा बजाते हुए एक व्यक्ति है, वो बीड़ा बजा रहा है सिक्कों पे, ऐसा दिखाया गया है, तो वो समुद्रगुप्त है, बीड़ा प्रेमी था। चीन यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैंने बताया ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। ठीक है। भारत के किस शासक ने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र चोल एक ऐसा शासक था जिसने अपना साम्राज्य विस्तार जावा और सुमात्रा तक कर लिया था। देख रहे हैं आप कितनी शक्तिशाली होती थी, लेकिन बस वही है, एकता की कमी, सबको अपना राज्य क्षेत्र ही प्यारा था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता है स्थापित की थी? तो राजराज प्रथम थे, उन्होंने जो अपनी भारतीय नौसेना है उसकी सर्वोच्चता स्थापित की। चोलों को श्रेय जाता है जो नौसेना स्थापित करने का, बहुत ही मतलब व्यापक रूप से। अगर भारत का देखो, भारत एक प्रायद्वीप है, यानी पेनिनसुला, तीनों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, और नौसेना एक बहुत ही मतलब रक्षात्मक और आक्रामक रूप, आक्रमणात्मक, अटैकिंग और डिफेंसिंग दोनों रूप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए अभी हाल ही में हमने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है विक्रांत को अभी कमीशन किया है, इसी कारण से, क्योंकि ये नेवी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन बाद के शासकों ने इसको नहीं समझा। फिर उसके बाद शिवाजी आते हैं और शिवाजी के द्वारा नौसेना को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे अभी हाल ही में जो भारतीय नौसेना का ध्वज है उसका लोगो यानी सिंबल, उस पर जो साइन था हटा दिया गया है, ब्रिटिश साइन, उस पर जो साइन है क्या बोलते हैं शिवाजी का, उसको लगाया गया है। आप भारतीय नौसेना का नया ध्वज देख सकते हैं। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी थे? तो हर्षवर्धन के राजदरबारी थे। उत्तरगुप्त में कौन सा विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध हो गया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय था, और बख्तियार खिलजी इसको बर्बाद करके चला जाता है। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्राप्त किया था? तो शैव धर्म का जो संरक्षण है वो किसके द्वारा दिया गया था? चोलों के द्वारा। चोलों ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था। चलिए, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी में यादव सम्राटों की राजधानी हुआ करती थी। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? तो पल्लवों के शासनकाल में। देखिए महाबलीपुरम, बृहदेश्वर, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये कला के क्षेत्र से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। दक्षिण के राज्यों से प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई जो है पांड्य शासकों की राजधानी थी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो मालवा में चालुक्यों ने अपना
साम्राज्य स्थापित किया था। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा में जो शिव का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, कृष्ण प्रथम, आपको याद रखना है। पुहार नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? तो राजेंद्र चोल ने पुहार नगर की नींव रखी थी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह प्रथम था, ठीक है। इसने नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया था? चालुक्य द्वितीय क्या पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक था उसको पराजित किया था। चालुक्य वंश का बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करता था पुलकेशिन द्वितीय। राष्ट्रकूट के साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो दंती दुर्ग था, जो प्रवर्तक माना जाता है राष्ट्रकूट शासकों का, राष्ट्रकूट साम्राज्य का, शासकों का, साम्राज्य का जो कहे। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफाएं चित्रकला विकसित हुई? तो राष्ट्रकूट शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुफाएं बहुत ही ज्यादा समृद्ध हुई। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर चोल राजाओं की। देखिए तीनों की, चोल, चालुक्य, पांड्य, पल्लव, इनकी राजधानी आपको याद रखनी है। आपको एंशिएंट में हड़प्पा से, वैदिक सभ्यता से, उसके बाद सीधे आपको मौर्य काल से 3 टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसका सबसे ज्यादा दक्षिण के राज्यों से प्रश्न आपको आजकल देखने को मिल रहे हैं और सबसे गलत हो जाते हैं क्योंकि वो याद होते नहीं है, आपको जटिल होते हैं। लेकिन आपको एग्जैक्ट जो क्रिस्प होता है, जो एकदम क्रंची चीजें होती हैं, मैं कुछ ज्यादा डिलीशियस बात करने लगा, क्रिस्प क्रंची, तो मेन मटेरियल को हमको उठाना है, उसको रट लेना है। बस रटने, कुछ चीजें रटने वाली ही है, उसको रटना पड़ेगा। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। मैंने बताया आपको चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक या प्रतापी शासक। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन एक महान विद्वान और लेखक था, उसने रचना भी की है कई ग्रंथों की, तो बहुत ही महान व्यक्ति था जो बुद्ध राजा था, यानी बुद्ध ने बुद्ध धर्म को उसने अपनाया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, देखिए बृहदेश्वर फिर आ गया ना, निर्माण किसने कराया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने क्या किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ये तंजौर में स्थित है। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लव शासक ने महाबलीपुरम की स्थापना की थी। किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम प्रतापी शासक था जिसके द्वारा पल्लव शासक और चालुक्यों के बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ। उत्तर मेरु शिलालेख किसके प्रशासन संबंधित है? शुरू में मैं बताया प्रांतीय प्रशासन जो था, स्थानीय प्रशासन चोल का, उसके संबंध में उत्तर मेरु शिलालेख से जानकारी मिलती है। कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो एहोल प्रशस्ति है, जो है एहोल अभिलेख भी बोलते हैं, वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आपको याद रखना है, एहोल अभिलेख बहुत ज्यादा मिलान करने को आ जाता है। कौन से शासक ने अलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने अलोरा मंदिर का निर्माण, एलोरा और अजंता की गुफाएं फली फूली इन्हीं के शासनकाल में थी, वो तो मैंने ऊपर बताया। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाबलीपुरम के जो रथ थे वो पल्लवों के शासनकाल में विकसित हुए। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम। उन्होंने, जो चोल शासक थे, उस श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी वाला क्षेत्र है, उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। त्याग समुद्र की पदवी धारण किसने की? तो राजेंद्र राज चोल है, जो शासक थे चोल के, राजेंद्र, उन्होंने त्याग जो उपाधि है धारण की। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची था, पल्लवों की राजधानी कांची। चलिए, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो पार्थियन यानी पहलवों के शासनकाल में जो सेंट थॉमस है वो भारत आए थे। महाबलीपुरम में रथों मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक का शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम था। पल्लव शासक में कुछ, जैसे आप चोल शासक में देखेंगे राजेंद्र, राजराज प्रथम, ये 2 शासक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वैसे ही नरसिंह वर्मन ने पल्लव शासनकाल में किया। तो महाबलीपुरम का निर्माण नरसिंह वर्मन के शासनकाल में होता है, प्रथम जो है। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता? सबसे पहले राजराज ने जीता था। देखो आप इसमें कंफ्यूजन ये होता है ना, ये लोग कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट कर देते हैं, राजराज प्रथम होगा, राजराज द्वितीय होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तो उससे कंफ्यूजन होता है। इसको याद करना उतना जटिल नहीं होता, लेकिन कंफ्यूजन फर्स्ट और सेकंड से हो जाता है।
तो वो ध्यान रखना है आपको। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? तो नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन ने। अब पुलकेशिन को किसने हराया था? आप कमेंट करके बताओ, ऊपर मैंने बताया अभी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पे, अभी मैंने बताया। चलिए, शायद अब ये अंतिम स्लाइड है। रत्नावली किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की। मैंने बताया जो हिंदू शासक था, ये पढ़ने लिखने में काफी था, इसकी रुचि थी, संस्कृत विद्या भी जानकारी थी हर्षवर्धन को, तो काफी अच्छा शासक था ये, जो हिंदू राजाओं की सूची में देखा जाए तो। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट बहुत ही फेमस कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो पूछ लिया जाता है किसके काल से संबंधित है बाणभट्ट? तो हर्षवर्धन के काल से। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे लिंक दिख रहा है आपको, यहाँ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दूंगा। ये है मेरा टेलीग्राम का लिंक, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ मिलने से आपको क्या होगा? आपको वीडियो बार बार नहीं देखना पड़ेगा, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि चीजें आपके माइंड में लिसनिंग कैपेसिटी से ज्यादा फील होती हैं। आप पढ़ते तो आप पूरी किताब है, लेकिन याद नहीं होता, लेकिन जो चीजें सुन लेते हैं वो चीजें याद हो जाएंगी। तो भले ही आप रख दीजिएगा मोबाइल, ईयरफोन लगा के चुपचाप सुनिएगा, सोते समय सुन लीजिएगा, खाना बनाते समय, खाते समय, कैसे भी सुन लीजिएगा। जैसे मैं भी लेक्चर ऐसे ही ज्यादातर जो ऑडिबल चीजें होती हैं प्रैक्टिस करता हूँ, हो जाए। ट्विटर पे आप जुड़ सकते हैं, कोई कैंपेन हो, कोई आपका रोजगार से संबंधित मुद्दा हो, उसके लिए कैंपेन किया जा सकता है। मुझे हंसी इस बात की आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में कई बार लोग कुछ गलत ही चीजें यूज करने लगते हैं, ट्रेंड कुछ और ही करने लगता है। जैसे ब्रह्मास्त्र बाइकआउट करने का ट्रेंड चल रहा है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, सर बताइए ब्रह्मास्त्र देखना है कि नहीं देखना है? हमको क्या पता भाई, जिसके पास पैसा है हो जाए देखे, जिसके पास नहीं है, जिसको एंटरटेनमेंट किसी और चीज से मिल रहा है वो उससे ले। यहाँ पे यूट्यूब चैनल का हमारे लिंक है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। अब देखिए कुछ चीजें मैं बात करूंगा आपसे, आप लोग वीडियो स्किप कर देंगे कुछ लोग, लेकिन सुन लीजिए हमारी बात। पेट के लिए या फिर सुपर टेट के लिए या फिर बिहार एसएससी, बिहार पीसीएस का तो एग्जाम होने वाला है, तो बिहार पीसीएस के लिए तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, लगभग मान के चलिए 18 दिन का समय बचा है आपके पास। तो जिनको देना है वो ध्यान से पढ़ें, और ये रिवीजन क्लास वो देख सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में मैं सब चीज़ कवर कराऊंगा। अभी एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडाइवल होगा, फिर मॉडर्न होगा, फिर ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, सब चीज़ें मैं ऐसे ही एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वन लाइनर फॉर्मेट में करा दूँ, कि एक बार कम से कम 4-6 वीडियो हो जो देख के बच्चे जाएं। माइक पे खर्चा हुआ अच्छा खासा, समय थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मुझे भी क्लासेस वगैरह लेनी होती हैं, अपना क्लास भी होता है, और कुछ शेड्यूल है जिसकी वजह से एग्जाम लग जाते हैं, तो समय नहीं मिल पाता है। तो आपको कोई भी अगर डाउट होता है कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, वो चीज़ नहीं समझ रहा है, बहुत सारे अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन बेहतर बहुत लोग पढ़ाते हैं। हम अपने आप को बेहतर कैसे बता सकते हैं? क्योंकि अगर हम पढ़ाएं, आपको समझ में आएगा तो हम बेहतर है। किसी ने आपको पढ़ाया और उसका पढ़ाया आपको समझ में आ गया, एग्जाम में आ गया, तो वो बेहतर है। तो बेहतर का कोई एक पैमाना नहीं होता है, कोई जरूरी है जिस व्यक्ति से ए पढ़ रहा है और संतुष्ट हो रहा है, उससे बी भी पढ़ के संतुष्ट होगा। हो सकता है उसको किसी और से, किसी डी व्यक्ति से पढ़ने का मन हो, बी को, उससे समझ आता हो, तो ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें देने का प्रयास कर रहा हूँ, और एक वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा सारा लेक्चर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।